नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 के हिंदी विषय का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित बताऊंगा। दोस्तों, इसमें से 2 क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने डिलीट किए थे, मैं आपको वो भी बताऊंगा वो क्वेश्चन कौन कौन से है। इसके अलावा दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के हिंदी सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस हमने चैनल पे पहले अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप हिंदी विषय का पूरा ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज देख सकते हैं। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। आरपीएससी से जुड़ी तमाम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के उत्तर है वो निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर देना है। आपको अपठित गद्यांश दिए गए हैं। काफी लंबे इतिहास के अंदर भूगोल ने भारत को जो रूप दिया है उससे वह एक ऐसा देश बन गया है जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे। समुद्र और महासागर हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से किसी देश का आना यहाँ पे संभव नहीं था। कई शताब्दियों के भीतर बाहर से लोगों के बड़े बड़े झुंड भारत में आए, किंतु आर्यों के आगमन के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ जब बाहरी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हो। ठीक इसके विपरीत एशिया यूरोप के आर पार समूह के अपार आगमन और निष्क्रमण होते रहे। एक जाति दूसरी जाति को खदेड़कर वहां खुद बसती रही और इस प्रकार जनसंख्या की बनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा। भारत में आर्यों के आगमन के बाद बाहरी लोगों का जो आगमन हुआ उसके दायरे बहुत ही सीमित थे। इनका कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ा, किंतु इसके यहाँ की जनसंख्या में के स्वरूप में कोई बड़ा परिवर्तन है वो नहीं आया था। दोस्तों, इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की जनसंख्या के स्वरूप में लंबे इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, इसका एक कारण था। तो दोस्तों, ये अपठित गद्यांश में साफ साफ दे रखा है कि भौगोलिक कारण से बड़ी संख्या में भारत में आना पहुंचना वो आसान नहीं था। दोस्तों, ये इसका प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है। तो दोस्तों, ये कथन असत्य होगा कि भारत की परिदृश्य में लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अपना सेकंड आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त गद्यांश में से किस बिंदु पर चर्चा है वो नहीं हुई है। तो दोस्तों, आर्थिक विकास पे इस गद्यांश पे कहीं पे भी चर्चा वो नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक को आपको आंसर है वो इस अपठित पद्यांश के आधार पर देना है। तो मैं आपको अपठित पद्यांश पढ़कर नहीं बताऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसके डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन 4 है, इस अवतरण में किस प्रकार के ज्ञान को मानव के लिए कल्याणकारी माना है। तो दोस्तों, ये माना है समता विधायक ज्ञान को कल्याणकारी माना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, नव विश्व के निर्माण का आधार इनमें से क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों स्नेह युक्त न्याय। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त अवतरण के अनुसार मानव का नया इतिहास कैसा होगा। तो ये होगा सबको संतोष प्रदान करने वाला। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अपना सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी अधिसूचना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो पत्र अनेक विभागों या व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको परिपत्र कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य हेतु इनमें से कौन सा पत्र है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो ये दोस्तों निविदा है वो प्रकाशित किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द है वो सबसे पहले आया था। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षमा है वो सबसे पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, उचिष्ट शब्द का सही संधि इनमें से कौन सा होगा। तो हो जाएगा उत्तधन शिष्ट, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से वर्धी संधि का उदाहरण है वो नहीं है। तो ये दोस्तों पवित्र है वो वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो द्विगु समास के उदाहरण है। तो ये है और शताब्दी है वो द्विगु समास के उदाहरण है। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जेब कतरा में कौन सा समास है। तो दोस्तों, जेब कतरा में कर्म तत्पुरुष, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अनुदात और अनुवर में दोस्तों अनु उपसर्ग नहीं है। निम्न में से 16 है, निम्न में से किस शब्द में कर्त प्रत्यय नहीं है। तो 16 के लिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। दानों के अंदर कर्त प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो ये दोस्तों इसके लिए 17 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
तट और मंदार के अंदर सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। सुरभि और वीणावाणी है ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए 19 के लिए ऑप्शन फर्स्ट है एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं? तो इसके लिए ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी व्यावसायिक और शुद्धिकरण है, इसमें सभी शब्द है वो शुद्ध दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो अशुद्ध है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी सदुपयोग और निष्कपटी के ये दोनों ही शब्द है वो अशुद्ध है। 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये दोस्तों अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, ये है शुद्ध वाक्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 23 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, ये दोस्तों वाक्य है वो अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अद्य आद्य शब्द युगम का सही अर्थ है वो किस विकल्प के अंदर दिया गया है? तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी इसका होता है आज और आरंभ, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कोड़ी कोड़ी शब्द है युगम का सही अर्थ किस विकल्प में है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन 20 के लिए सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 20 का समूह है और एक होता है समुद्री जीव का खोल। 20 है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सही आंसर हो जाएगा 3 यानी अभियुक्त। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो हो जाएगा प्रायश्चित, ऑप्शन ए है वो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सही हो जाएगा। 28 नंबर है, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थ शब्द अर्क का अर्थबोधक है वो नहीं है? तो ये हो जाएगा कामदेव और घी, इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही होगा। 29 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो दोस्तों प्रथम 4 ककार के लिए उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं, तो 29 के लिए ऑप्शन नंबर 2 है वो सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से सही कथन है वो नहीं है? तो क्वेश्चन 30 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, तो ये कथन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन है वो सुसंगत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, इसमें व्यक्ति है वो निरपेक्षता रहती है, तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, सब मैंने मांस में डाल दिया, जब खाने बैठे तो कहने लगे कि दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन कथा धारा के किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया बड़े घर की बेटी, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथा धारा में शामिल कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रिफुकीद्दीन घर में बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? तो दोस्तों ये देश के भविष्य की आलोचना है वो किया करते थे, इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिल्लों में रण जरकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोलेपन की ललकार अभी, आंखों में अंगार अभी। दोस्तों ये पंक्तियां है वो किस कवि की है? तो इसके लिए दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्याम नारायण पांडे की दोस्तों ये कविता है। प्रज्ञा परिवार में शामिल पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्न में से किस विद्या की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रज्ञा प्रवाह है में शामिल निराला भाई नामक संस्करण के अनुसार निराला जी अपरा पर कितने राशि का पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इन्हें 2100 रुपए का पुरस्कार मिला था, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही हो जाएगा। पीयूष प्रवाह में शामिल गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों बछड़े को दिया गया था लाल मणि, तो इसके लिए ऑप्शन 3 है वो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एलिफेंटा गुफा मुख्यतः किस मत से संबंधित है? पीयूष प्रवाह में शामिल यात्रा वृत्तांत के आधार पर ही बताना है, तो यह दोस्तों शैव मत के अनुसार, यानी इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो ये
पंक्ति है किस कवि की है? तो दोस्तों ये है रहीम जी की। तो यानी इसके लिए ऑप्शन ए है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, तुम्हें मुझसे गणना है, मेरे स्वभाव से गणना है, तुम्हारे वातावरण मेरे वातावरण से गणना करता है। तो दोस्तों जो ये सर्जन में शामिल तौलिए एकांकी की ये संविधान ये संवाद है वो किसने किससे कहा था? तो दोस्तों ये कहा था, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, वसंत ने मधु से कहा था। तो क्वेश्चन 40 के लिए ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। ठेले पे हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही होगा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। इनमें धर्मवीर भारती ने कौन से क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया था? यानी क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन 4 है वो एकदम सही है। 40 है, महाराणा प्रताप की सेना में शामिल होने वाले भिल्लू राणा पुंजा किस क्षेत्र के रहने वाले थे? आलोक में शामिल पाठ के आधार पर यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन 4 वो सही हो जाएगा, मेरपुर पानरवा के ये रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ और कब हुआ था? ये आपको आलोक में शामिल पाठ के आधार पर बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आलोक में शामिल निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 44 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हितेश शंकर है इसके रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बाबूजी चतुर्सिंह ने निम्न में से किसके पीछे मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया? अपरा में शामिल दोहे के आधार पर यह बताना है। तो दोस्तों इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी दान धारा के लिए जीवन नहीं खोने का संदेश है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, अपरा में शामिल है निबंध काल चक्र के लेखक मिश्र जी ने पहला चौमासा किसे कहा है? तो इसके लिए दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी गर्मी को कहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, अपरा में शामिल भारतीय नारी नामक निबंध में स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आर्यों में नारी विषयक निबंध में से किस विचार है किस विकल्प में शामिल है? तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्यों के अनुसार जो पत्नी के बिना पुरुष है कोई भी धार्मिक कार्य है वो नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, अनोखी परीक्षा अपरा में अधोड़ बाबा के दो भाइयों को अपना शिष्य नहीं बनाने का कारण है वो क्या बताया था? दोस्तों इन्होंने बताया था, इसके लिए ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा कि अधिक शिष्य होने पर बड़े से बड़े जो पंथ होते हैं उनका भी पतन होने में देर नहीं लगता। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी पुस्तक में शामिल निबंध राष्ट्र का स्वरूप लेखक का नाम है वो क्या है? आपको नाम बताना है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, जुलस्ती लू के साथ दोहरे होते यूकिलिस्ट और केजुरना के पेड़ दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लॉन इस मौसम में वैसे भी मन है वो एक अजीब सी उब बल्कि मसूनियत से भरा होता है। तो ये पंक्तियां मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है निर्वासित पाठ से वो ली गई है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही है। भोर का तारा एकांकी पाठ पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इनके लिए स्त्री है वो कविता है। तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर बता दूं, आपको ये पंक्ति दी गई है और इससे पूछा गया है कि इनके कवि का क्या नाम है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कबीर, यानी इसके लिए ऑप्शन थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। तो आपको एक कथन दिया गया है और ये पूछा गया है, सरयू में शामिल राम की भक्ति पूजा, ये कथन है वो किसका है? तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जम्बवान, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, सरयू में शामिल परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसको बताया गया है? तो दोस्तों ये बताया गया है मदर इन लॉ को, यानी इसके लिए सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरयू में शामिल रचना अल्लोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी महादेवी वर्मा इनके रचनाकार है। 56 नंबर क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो 56 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी दोहा काशी और चिड़िया गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, तो ये ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है? तो 57 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी प्रबंधन चिंतामणि
विनय चंद्र सूर्य ये सही नहीं है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं? तो ये है दोस्तों राम कुमार वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसको माना है? तो इन्होंने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है शरयपाद को, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को किस नाम से संबोधित किया है? तो दोस्तों इन्होंने किया है संधि काल एवं चरण काल। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही हो जाएगा। 61 है आदिकाल के कवि शरयपाद के काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो ये हुआ तो दोस्तों कबीर में, यानी इसके लिए थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में आपको एक कथन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए और ये पूछा गया ये कथन है वो किन का है? तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए सही आंसर हो जाएगा कि राम कुमार वर्मा जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 63 है नागरी पंचायनी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कर्नल टॉड है। अगला क्वेश्चन है भारतीय श्री बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा जैन साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्न में से कौन सी रचना वो शिलांकित है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, राहुल वेल है वो रचना है वो शिलांकित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा गया है कि तुलसीदास जी की ये पंक्तियां है इनकी रचना की है? तो दोस्तों इनकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, कवितावली। ये दोस्तों कवितावली की रचना है। अगला है मध्यकाल संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है? तो 67 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है? तो सेकंड सही हो जाएगा, असत्य कथन है, यानी कि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह असत्य है। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है सुफी प्रेख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? 70 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सुफी काव्य अधिकांशतः मुतक रूप में लिखे गए थे, ये कथन है वो असत्य है। 71 है निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो 71 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आखिरी कलाम है ये दोस्तों कथन है वो इसके लिए गलत हो जाएगा। 72 है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 72 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य, ये दोस्तों कथन है वो असत्य है। 73 नंबर है रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो गलत है? तो ये दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी यानी फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। 74 नंबर है इसमें से कौन सा कवि है अष्ट छाप के वो नहीं है? तो 74 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दामोदर दास है वो नहीं है। 75 यानी भक्ति कृष्ण काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है? तो 75 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ है वो केशव रचित नहीं है? तो दोस्तों 76 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भाषा भूषण है वो केशव रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल ने वाले निम्न में से विद्वान है वो कौन है? तो दोस्तों इसके लिए सही हो जाएगा मिस्र बिंदु, यानी ऑप्शन फर्स्ट है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत होगा? तो 78 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, यानी संघार सागर आलम है ये रचनाकार की दृष्टि से गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुख काव्य धारा का नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी भिखारी दास है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 80 में ये मेल करना है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सही आंसर बता दूं, सही आंसर हो जाएगा सेकंड होगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से मिला लीजिए कि किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन फर्स्ट के लिए इसमें ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा दोस्तों, बाकी आप वो मैच करवा लीजिए। वीडियो को आप एक बार पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? 81 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराइयों से ग्रहण किया, ये कथन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 है रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा होगा? तो 82 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग दर्पण है दोस्तों इनका लिखा हुआ ग्रंथ हो जाएगा। 83 है इनमें से एक कवि देव का लिखा ग्रंथ
कौन सा नहीं है? 83 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। विष्णु विलास है वो नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इनमें निम्नलिखित कवियों में से और सा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो 84 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, केशव दास थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो गलत होगा? तो ऑप्शन 85 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती और अंधा कुआ इसके लिए सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपको फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट और जो भी जानकारी हो आरपीएससी से जुड़ी हुई आपको उपलब्ध करवाते रहें। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आपको सही मेल करना है, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर होगा वो होगा सेकंड है। आप वीडियो को वही पॉज करके आराम से इसको मिला लीजिए। दोस्तों मैं अगर आपको इसका पूरी डिटेल से बताऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा 87 के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रणधीर प्रेम वाहिनी है, यह भारतीय हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 88 नंबर है, पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष आरंभ की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो गलत है? तो इसके लिए फर्स्ट विकल्प है वो ही गलत है, बाकी तीनों इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निबंधकार ने शिव शंभु का चिट्ठा नाम से निबंध लिखा? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड, बाल मुकुंद गुमंद ने दोस्तों ये शिव शंभु का चिट्ठा वो लिखा था। 90 निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसके लिए 3 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, वे दिन वे लोग है, ये महादेवी वर्मा की रचना है वो नहीं है। 91 निम्न में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो गलत होगा? तो यौवन के दरबार रामदरस मिश्र दोस्तों ये विकल्प है वो गलत है। 52 है, निम्न में से निम्नलिखित रचना और रचनाकारों को आपको सही मेल करके बताना है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको मिला लीजिए। अगला दोस्तों इसमें वापस आपको सही मेल करके बताना है, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, इसके लिए भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और आसानी से इसको मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो दोस्तों युग का नहीं है इसमें पूछा गया है, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेकेंड यानी जगदीश चंद्र माथुर। 95 नंबर क्वेश्चन है, नागरी पंचारण सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके संबंध में दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है वो सही नहीं है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक है, ये कथन है वो सही नहीं है। 96 है, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये कथन दोस्तों गलत। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस विकल्प में रचना और इसका प्रकाशन का सही वर्ष नहीं दिया गया है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कामायनी 1938 है, ये विकल्प है वो सही नहीं है। छायावाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? तो ये होगा, छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन के परिणित होते चली जाती है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है, तो यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के एक प्रमुख कवि राधाकृष्ण दास है, इसके लिए थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, स्थापना आपको दे रखी है और इसके बाद में एक तर्क दे रखा है। स्थापना है, प्रकृतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रकृतिशील थी। आपको तर्क दे रखा है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्य को प्रतिष्ठित करना था। तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से किस कवि का संबंध है वो तीसरा सप्तक से है? तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड, यानी केदारनाथ जी का संबंध है वो तीसरे सप्तक से है। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य होगा? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी ये कथन है वो असत्य है और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, शब्द शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग
किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये पंक्तियां दे रखी है और इनका काव्य गुण है वो पूछा गया था। तो दोस्तों मैं इसका डायरेक्ट काव्य गुण आपको बता दूं तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड सी हो जाएगा, यानी ओज है इसका काव्य गुण होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 105 है जिसमें अलंकार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 105 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा, यानी इसके अंदर श्लेष अलंकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का क्वेश्चन नंबर 105 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106, इसमें भी दोस्तों पंक्तियां दे रखी है और इनमें अलंकार पूछा गया है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी असंगति अलंकार है इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 107 है, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो गलत क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सी हो जाएगा। कुंडलिया छंद सौराष्ट्र और रोला के मेल से बनता है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, रस के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी रस लौकिक आनंद प्राप्त करता है, ये कथन है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से सात्विक अनुभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 109 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 के अंदर दोस्तों आपको पंक्तियां दी गई है और इनमें पूछा गया है कि इनमें कौन सा रस है। तो इसमें अद्भुत रस है, यानी क्वेश्चन नंबर 110 के लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 में दोस्तों पूछा गया कि कौन सा मेल है वो सही नहीं है, काव्य लक्षण और लक्षणाकार की दृष्टि से कौन सा मेल है वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 111 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 में आपको वाक्य हेतु विषय के उपरोक्त में से दोस्तों ये कथन है ये किस आचार्य का है? तो क्वेश्चन नंबर 112 के लिए ऑप्शन फर्स्ट सी हो जाएगा, मम्मट आचार्य का है। तो दोस्तों ये मत है वो मम्मट आचार्य का, यानी क्वेश्चन नंबर 112 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि उपयुक्त विषय के उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? तो दोस्तों इसके लिए भी ऑप्शन नंबर 2 है वो सी हो जाएगा, यानी ये भी मम्मट आचार्य का है। क्वेश्चन नंबर 114 है, रस निष्पत्ति के काव्यकारों में से भट्ट नायक के सिद्धांत को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 114 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड सी हो जाएगा, यानी भुक्तिवाद। 115 है, साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया है। तो दोस्तों ये कथन दिया गया है किस आचार्य का है? तो क्वेश्चन नंबर 115 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भट्ट नायक का है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 116 में आपको कथन दिया गया है और इससे पूछा गया है कि ये किस आचार्य का है। तो दोस्तों आप कथन को पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो ये है आनंद वर्धन का, यानी क्वेश्चन नंबर 116 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, आचार्य कुंतक ने निम्न में से किसे वक्रोक्ति का एक है वो भेद है वो नहीं मानना है? तो इसके लिए दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा 117 के लिए होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कल्पना वक्रता। क्वेश्चन नंबर 118, इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 118 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये कथन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है, औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो 119 के लिए अपना सेकंड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 120 के लिए भी अपना सेकंड आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आप जो क्वेश्चन है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी से। तो क्वेश्चन नंबर 121 इस प्रकार है, शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तु विषय की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद होगा। दोस्तों इसके लिए जो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 विकासशीलता। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 122 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक अनुच्छेद में ये रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो ये करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का, यानी इसके लिए भी ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रियाओं के परिणाम समस्या समाधान जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो 124 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। 125 है, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो ये दोस्तों स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना इसका हिस्सा है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 है, समानता गुणवत्ता और परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राही त्रिकोण है वो किसने कहा है? तो ये कहा है प्रोफेसर यशपाल जी ने, यानी इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो एकदम सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 127 है, सीखने के लिए सिखाना, जो सीखा है उसे छोड़ने के और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीलापन, रचनात्मक तरीकों से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था, यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005। 128 में दोस्तों आपको सही मेल करके बताना है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आप आराम से बैठ के मेल कर लीजिए। तो इसके लिए सेकंड आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट के अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, संबंधों की रचना। और दोस्तों बाकी आप इसको मैच कर लीजिए। अगला है संज्ञान का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 129 है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कर्म, कार्य एवं भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना संज्ञान का अर्थ है। अस्मिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है। तो 130 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों, ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, यानी इसका कोई भी आंसर है वो आरपीएससी ने सही नहीं माना। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आरपीएससी ने डिलीट किया है, और एक क्वेश्चन आगे वो डिलीट किया गया है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 131 ये दोस्तों आरपीएससी ने डिलीट किया है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 132 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी गंतव्य है वो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। 133 है, निम्न में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है। तो 133 में सेकंड हो जाएगा, वेद का प्रकार है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134 है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत है दोस्तों 134 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ह्यूरिस्टिक विधि। 135 आभासी अनुभव जिसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है। 135 के लिए ऑप्शन नंबर 4 और सही हो जाएगा, कंप्यूटर यानी संगणक। 136 में से कौन सी मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, इनमें से कौन सा प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक अवयव का प्रकार नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, योजना विद्या वो इसका प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है। 138 है, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 है, किसी अहम ग्रस्त छात्र की विशेषताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता हुआ छात्र है उसको हम ये नहीं मान सकते हैं। 140 में आपको सही मेल करना है, तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका सेकंड आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक रचना पर्यायवाची है। तो 40 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये पर्यायवाची है पर्यावरण का। अगला है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्य चर्चा अपनानी चाहिए। तो 142 के लिए अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। अगला क्वेश्चन है 143, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस परिक्षेप्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो 143 के लिए ऑप्शन सेकंड सी हो जाएगा, यानी रचनात्मक परिक्षेप्य का यह प्रतिनिधित्व करता है। 144 है, इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 है, सार्थिक शाब्दिक अधिगम एवं धारण किस प्रतिमान का उद्देश्य है। तो 145 के लिए अपना ऑप्शन नंबर 4 अब एकदम सही हो जाएगा। 46 है, मेविस ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 146 के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी स्वयं। 147 है, निम्न में से कौन सी प्रणाली के पहलुओं का तत्व नहीं है। तो 147 के लिए ऑप्शन नंबर 4 अब एकदम सही हो जाएगा, यानी अध्ययन है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से किस एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। 148 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरपीएससी ने डिलीट किया। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है जो आरपीएससी ने डिलीट किया है। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, साक्षात एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई। दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा
एक वन स्टॉप पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 149 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 150, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी ई विषय वस्तु का उत्पादन है वो असत्य। दोस्तों कंप्लीट 150 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो आपने अंत तक देखा है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय टू समय मिलते रहे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।